हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हम G20 के बारे में। आखिर G20 प्लान है क्या और G20 का क्या इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया के लिए, इसकी कंक्लूजन को समझेंगे वीडियो के लास्ट में। और हम बात करने वाले हैं आखिर G20 को मेन मोटिव क्या रहा होगा G20 को लॉन्च करने के लिए। तो समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। G20 summit, which is just getting underway now in Delhi in India. The G20 group consists of 19 of the world's wealthiest economies and the European Union. It accounts for 85% of global economic. बात करूँ G20 की, तो G20 से पहले एक और ऐसे ही ग्रुप आ चुका था G7 जिसे हम कहते हैं, जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ का था, जिसे बनाया गया था साल 1970s के क्राइसिस को देखकर। इसको बनाने के पीछे बहुत सारे कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण था वो था 1973 का ऑयल क्राइसिस। जो अरब कंट्रीज़ थी उन्होंने ऑयल पे एम्बार्गो लगा दिया, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्री थी जो इजराइल के सपोर्ट में थी उसको तेल बंद कर दिया बेचना इन्होंने। और यहाँ पे जाकर एक क्राइसिस फॉर्म हुआ जिसे हम ऑयल क्राइसिस कहते हैं, जो 1973 में हुआ था। जैसे कि अमेरिका और यूरोप जो है, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी अमेरिका और यूरोप की, उन सभी पर तेल का सप्लाई वहाँ पे जाके बंद कर दिया, उनके ऊपर एम्बार्गो लगा दिया। जो वेस्टर्न कंट्री थे वो डायरेक्टली रिलाई करते थे इन सभी के ऊपर, जितने भी कंट्रीज़ थी अरब की, उनके कारण बहुत बड़ी भारी क्राइसिस देखने को मिली थी इकोनॉमिक्स की। यहाँ पर अर्ली 1973 में इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बैठक बनाते हैं कि हमें अमेरिका के वाइट हाउस में मीटिंग करनी चाहिए इसको लेकर, इस क्राइसिस को लड़ने को लेकर। तो जो है 1973 में जो बैठक होती है अमेरिका के वाइट हाउस में इन सभी की, इस मीटिंग में जो है अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर, जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर और फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर और इंग्लैंड के फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं। 2 साल बाद जाकर ये इटली और जापान को भी अपने ग्रुप में जोड़ लेते हैं और 1975 में जाकर जो है पहली G6 की मीटिंग होती है। 1976 में जाकर कनाडा भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद ये G6 से G7 में कन्वर्ट हो जाती है कंट्रीज़। ये कंट्री जो थी वो उस समय की फुली डेवलप्ड कंट्री हुआ करती थी जब इस मीटिंग को रखा गया था, मतलब G7 की ग्रुप को बनाया गया था। इस कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा मान्यता मिलती थी और निकाला गया था उस समय के इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज़ को बनाने के लिए। और फाइनली 1998 में जाकर रशिया को भी इंक्लूड कर लिया जाता है और ये G7 से G8 बन जाती है। लेकिन जब 2014 में एक बार जब रशिया ने क्रीमिया को जो है इन्वेट किया था, उसके बाद जो है इसको एक्सपेल्ड कर दिया जाता है ग्रुप 8 से। तो फिर से ग्रुप जो 8 थी वो ग्रुप 7 में आ जाती है। अब हम बात करते हैं G20 की। G20 की मैं बात करूँ तो उस समय में 1997 में साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस थी। ये जो क्राइसिस थी इतनी बड़ी थी, इससे फिलीपींस, हांगकांग, लाओस, मलेशिया और चाइना जैसी, जो थाईलैंड जैसी कंट्रीज़ थी, उन सभी को ये सब झेलना पड़ रहा था। इतनी ज़्यादा क्राइसिस थी, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो उनका जो करेंसी का जो प्राइस था वो बिल्कुल नीचे गिर गया था उस समय में। इसके अगले साल 1998 में भी रशिया को भी ऐसी क्राइसिस देखने को मिली, फाइनेंशियल क्राइसिस। उसको लेकर G7 में जो मैंने बताया आपको इंक्लूड किया गया रशिया को उस समय में 1998 में। बात करें हम G20 की, तो उसमें लोगों देश को कैसे रखा गया, तो सिंपली जो G7 के जो कंट्रीज़ थी उनको रखा ही गया ऑलरेडी। और उन्होंने देखा कि जो बिगेस्ट इकोनॉमिक्स जितनी भी कंट्री रखती है उन सभी को इसमें ऐड किया गया ग्रुप में। उसके बाद रीजनली को लिया गया, अगर जो कंट्री रीजनली रिप्रेजेंट करते किसी भी रीजन को तो उस कंट्री को लिया गया, जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील हो गया और इंडोनेशिया हो गया और जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सभी देशों को लिया गया। और जैसे कि आपको लोगों को पता है इसमें 90 कंट्रीज़ आती है और यूरोप में जो एज अ होल यूरोपियन यूनियन को लिया गया और ये पूरे मिलकर 20 कंट्रीज़ बन गई। और जो 20 कंट्रीज़ है वो इकोनॉमिकल डेवलप्ड है और पॉपुलेशन के तरफ से देख लो आप, यानी कि मिलिट्री की तरफ से देख लो आप, सब की तरफ से ये जो है फुली जो है डेवलप्ड कंट्री आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं आखिर G20 है क्या। तो G20 का सिंपल सा मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, और जो 19 कंट्रीज़ है 20 में से वो फुली जो है इकोनॉमिकल डेवलप्ड कंट्री है। और जो एक कंट्री है वो है यूरोपियन यूनियन, यानी कि EU। ये पूरा एज अ वोल है। वर्ल्ड की 85% GDP जो है वो इसी कंट्री से आती है। और मैं बात करूँ वर्ल्ड के पॉपुलेशन की, तो
करीब 2/3 पॉपुलेशन इन्हीं कंट्री से आती है पूरी वर्ल्ड की। बात करूँ G20 को, तो G20 को प्लान किया गया था 1999 में, लेकिन इसका जो सबसे पहला ऑर्गेनाइज किया गया था अमेरिका में किया गया था 2008 में, इकोनॉमिकल क्राइसिस को देखकर। मैं बात करूँ G20 की, तो G20 जो मिशन है मतलब प्लान है, उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्री तो है नहीं, तो इसीलिए एक वर्ड जो है फेमस है, रशियन वर्ड है जिसका नाम है ट्रोइका। ट्रोइका जो है एक फेमस रशियन वर्ड है जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है 3 मतलब घोड़ों वाला कोई व्हीकल, ठीक है। और वैसे ही इसमें भी 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, वो भी 3 कंट्री का, जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की प्रेसिडेंट रहने वाली है वो इसको हेल्ड करवाएगी अपने कंट्री में, ऑर्गेनाइज करेगी। वैसे ही ऐसी 3 कंट्री है, मतलब पास्ट यानी कि 2022 में जो था वो इंडोनेशिया के पास था इसकी प्रेसिडेंसी। उसके बाद 2023 में इंडिया के पास आई है और 2024 में ये ब्राज़ील के पास जाने वाली है। और ये जो मतलब प्रेसिडेंसी है, कुछ लोग इसको ना अचीवमेंट समझते थे, लेकिन बिल्कुल आप गलत हो। इसका मतलब अचीवमेंट नहीं होता, अचीवमेंट बहुत ही अलग शब्द हो गया और रोटेशन बहुत ज़्यादा अलग शब्द हो गया। प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेशन है, मतलब एक कंट्री के पास आएगी फिर दूसरे के पास जाएगी, हर साल ऐसी टर्नओवर होती रहेगी 90 कंट्री में। G20 की मीटिंग्स में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को भी बुलाया जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा होगा उनकी इमेज, मतलब नाम की इमेज आप जाके इसे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करेंगे इनको फंड में। मैं बात करूँ G20 सम्मेलन की, तो उसका मेन मोटिव रहा है निकालने के लिए इकोनॉमिक्स गवर्नेंस को लेकर, इकोनॉमिक गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए इसको निकाला गया है। और जो सबसे पुरानी यानी कि पास्ट कंट्री है 2020 की इंडोनेशिया, वो जो है इसको लॉन्च करती है ग्लोबल हेल्थ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए। इंडिया ने G20 के लिए 2023 की प्रेसिडेंसी में इन्होंने एक बहुत बढ़िया वासुदेव कुटुंबकम का एक बहुत बड़ा नारा मतलब फिट किया इसके लिए, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। आखिर क्या वर्क रहा है G20 का, तो G20 का सबसे जो मेन वर्क रहा है पहला नंबर का, वो आता है गवर्नेंस, इकोनॉमिक गवर्नेंस को मेंटेन करना। मतलब बाई चांस कहीं क्राइसिस आती है इकोनॉमिकल, उसको मेंटेन करना। अगर कहीं पैसों की तंगी आ गई किसी कंट्री में, तो पता है आपको पूरी वर्ल्ड में दिक्कत आने वाली है। अगर एक देश में हुआ कुछ तो पूरी वर्ल्ड में हो जाएगा। ऐसे 2008 में हुआ था और उससे पहले बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिकल क्राइसिस आ चुके हैं, उसको लेकर इसको लॉन्च किया गया है पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में बचाने के लिए। इसका सेकंड जो वर्क है वो है इसका सेकंड वर्क, अगर जो पास्ट में जितनी भी अचीवमेंट हुई है उसको देखने के लिए और जो फ्यूचर में जितने भी चैलेंजेस आते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, जो जितनी भी कंट्री है G20 की, वो इन सभी चैलेंजेस को करेंगी, फ्यूचर के चैलेंजेस को एक दूसरे की सपोर्ट से और हेल्प से। जितने भी क्राइसिस आने वाले हैं फ्यूचर में, उन सभी को जो है मतलब बंद करेगी, मतलब उसको मतलब ख़त्म करेगी जड़ से। इसका थर्ड पॉइंट आता है क्लाइमेट चेंज और जितने भी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए, उसको सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। उसका फोर्थ पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा जो पैंडेमिक है, जैसे कि ग्लोबल हेल्थ पैंडेमिक्स, जैसे कोविड-19 आया था हाल ही फिलहाल में, उसको मैनेज करने के लिए, उससे बचने के लिए और आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। मैं बात करूँ फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट में जो G20 है उसको लॉन्च किया गया है इनकम इनक्वालिटीज़ को कम करने के, रिड्यूस करने के लिए और जो इनकम ऑलिटी है उसको भी कम करने के लिए, यानी कि जो इनकम की जो विषमताएँ हैं उनको रोकने के लिए इसको लॉन्च किया गया G20 मिशन को, यानी प्लान को। और इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि इंडियन में इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड वेब में कम फैल रही है। अब हम बात करते हैं इसके 6 पॉइंट की, जिसका नाम है ट्रेड एंड प्रोटेक्शनिज्म इन द ट्रेड पॉलिसीज, यानी कि जितने भी ट्रेड होंगे, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होगा किसी भी गुड्स का व टास्क का, जितनी भी चीज़ें होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होना, उसमें जितने भी बैरियर आएंगे उनको ही रोकेगी इस बार G20 समिट। ठीक है, G20 समिट का यही काम रहने वाला है 6 पॉइंट में। और इससे जो है हमारे देश और अनदर कंट्री के बीच में रिश्ता मजबूत होने वाला है और ट्रेड जो होगा वो ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब हम बात करते हैं G20 के 7th पॉइंट की। तो 7th पॉइंट में है सिंपली ये जो है डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देगा, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उसको बढ़ावा देगा और नेविगेट करेगा डिजिटली इकोनॉमिक को। मतलब सिंपल सा इसका जो पहले ज़माने के लोग हुआ करते थे, मतलब अभी से कुछ बात करो 5 से 6 साल पहले की, तो सब कुछ जो चल रहा था इंडिया में वो चल रहा था कैश के थ्रू, लेकिन अब कुछ सालों में जो है सब जो है डिजिटली पे शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि फ़ोनपे, UPI, भीम UPI और सब जा रहे हैं रुपए पे। तो इन सब से मतलब हमें पता चलता है कि अब जो पूरे स्टॉक है वो डिजिटली शिफ्ट हो चुका है। अब बात करते हैं 8th पॉइंट की। तो 8th पॉइंट में सिंपल जो G20 समिट का वर्क रहने वाले हैं G20 का, वो सिंपल सा रहने वाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, यानी कि रिसोर्सेज उसको सस्टेन करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपने मतलब पढ़ा होगा बचपन में, वो रिसोर्स जिसको फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करना, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो G20 का सिंपल सा वर्क रहने वाला है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया,
जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको सस्टेन करना फ्यूचर यूज़ के लिए। तो सिंपल सा इसका ये वर्क रहने वाला है। और जो चीज़ ज़रूरी है जल्दी करना है, जिसको आवश्यक है करना जरूरी, कंजर्व करना ज़रूरी है जल्दी से, तो उसको ये करेगी इस बार। अब हम बात करते हैं इसके 9th पॉइंट की। तो 9th पॉइंट में आता है जियोपॉलिटिकल टेंशन को कम करना, बैलेंस करना, यानी कि जितने भी भेदभाव देखने को मिल रहे हैं आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जैसे कि रशियन और यूक्रेन हो गया, रशिया यूक्रेन, और उसको मेंटेन करना, बैलेंस करना। और उसका आ जाता है, उसके बाद हमारा आ जाता है उनके जो जितने भी डिप्लोमेसी है उसको बैलेंस करके रखना। डिप्लोमेसी हो गया किसी भी देश की अपनी अपनी कल्चर, उसके अपने अपने साइंस, उनके अपने अपने पॉलिटिक्स, जितनी भी चीज़ें आ जाती है अपने अपने देश की, उन सभी को मेंटेन करना, बैलेंस करके रखना। और इसका जो एक और इसमें आ जाता है हमारा इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ावा देना, यानी कि जिस देश में इकोनॉमिक की दिक्कत है उसको ये सारी कंट्रीज हैं मिलकर फुली डेवलप्ड करेगी साथ में मिलकर। अब हम बात करते हैं इसके जो 10th पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट की। तो उसका सिंपल सा मतलब होता है ये जो है पूरी फैक्ट्रीज इंटरनेशनली डेवलप्ड करेगी। जो G20 का रोल रहने वाला है, वो फैक्ट्री यानी कि कोई दूसरी कंट्री की फैक्ट्री वो इंडिया में आएगी और बहुत लोगों को बेरोज़गार जो थे उनको रोज़गार मिलेगा। जो अदर कंट्रीज़ की जो जैसे कि कोई हमारी इंडिया है उसकी कोई कंपनी अदर कंट्री में जाके सेटल होगी और अदर कंट्री की जो कंपनी वो इंडिया में आके सेटल होगी। तो सिंपल सा ये 10th पॉइंट था हमारा। अब हम बात करते हैं कि चाइना और रशिया इस G20 समिट में आ क्यों नहीं रही है इंडिया। सिंपल सा रीज़न है इसके पीछे। चाइना का एक वॉर हुआ था आज से कुछ दिनों पहले भारत के साथ, और सबसे पहला वॉर यानी कि 1962 का वॉर। उसके बाद चाइना और इंडिया के बीच का जो रिश्ता थोड़ा टूट सा गया था। सिर्फ इनका जो रिश्ता था वो ट्रेड के माध्यम से था, यानी कि एक जगह से सामान पहुँचाने का। उसके बाद आज से कुछ 3-4 साल पहले जो है इनके बीच एक हाल ही फिलहाल में एक लड़ाई हुई थी जहाँ पे किसानों की मौत हुई थी बॉर्डर पर। तो इससे जो है चाइना और इंडिया का रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसके कारण चाइना इंडिया नहीं आती है। अब हम बात करते हैं आखिर रशिया G20 समिट में इकट्ठा क्यों नहीं हो रही है। तो इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रहा है उसका अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं आया है। और इसके कारण जो रशिया के प्रेसिडेंट है यानी कि व्लादिमीर पुतिन, वो चाहते हैं कि जब तक इसका कोई रिजल्ट ना आए और मैं अपने आप को किसी भी देश के सामने नहीं दिखाना पसंद करूँगा। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है यानी कि जेलेंस्की, वो भी आना नहीं चाहते हैं और इसी कारण जो है रशिया नहीं आ रही है अभी। अब हम बात करते हैं आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है G20 समिट इस बार इंडिया के लिए 2023 के लिए। तो सिंपल सा इसका रीज़न है, यानी कि इंडिया जो है इकोनॉमिकल डेवलप्ड होगी इससे, और जो इनका जो गठबंधन है यानी जितनी भी कंट्रीज़ है उनका गठबंधन मजबूत होगा और इंडिया और अदर कंट्री का जो रिलेशन है उसको भी बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। अब इंडिया के पास एक ऐसा मौका है, यानी कि जो भी कंट्री G20 में नहीं है वो अदर कंट्रीज़ जो हैं, जैसे कि कुछ और कंट्री जो इसमें नहीं है, उनको जाकर इनवाइट का मौका दे सकती है और इंडिया और उस कंट्री के बीच में बहुत बढ़िया दोस्ती का नाता बढ़ सकता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है अगर G20 इसमें करीब 20 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और वैसे ही कोई कंट्री जैसे कि G20 में नहीं है, उनमें नाम नहीं है उसका, तो उसको जाकर ये बुला सकती है और उन दोनों के बीच में, इंडिया और उस कंट्री के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता हो जाएगा। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास। और मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया जो है इसके कारण फुली इकोनॉमिकल डेवलप्ड होगी और इससे जितने भी लोग हैं जो बेरोज़गार यानी कि अनएम्प्लॉयड है उनको बहुत बड़ा रोज़गार मिलने वाला है आज से करीब 3-4 साल बाद जाके। और इससे जो है इंडिया और अदर कंट्री का रिलेशन बहुत बढ़िया अच्छा बैठने वाला है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूज़न की। इससे जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इसका यही सबसे बड़ा कंक्लूज़न है। और इससे जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी टेक्नोलॉजी वो डेवलप होगी, एक दूसरे कंट्री के बीच में रिश्ता मजबूत होगा, ट्रेड बढ़ेगा और लोग डिजिटली शिफ्ट हो जाएंगे जो कैश पे लोग काम करते हैं अभी, और लोग जो हैं वो उनका फ्यूचर ब्राइट रहेगा, जो आने वाले पीढ़ी है उनका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। इंडिया में बहुत सारी कंपनियाँ आएंगी अदर कंट्री से, इकोनॉमिकल क्राइसिस कम हो जाएंगी, जो क्राइसिस आती रहती हैं, पैंडेमिक आती रहती है, उससे लड़ने की शक्ति मिलेगी सारी कंट्री को पैसों से। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। तो गाइस फाइनली मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। G20 आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट ज़रूर करें।